तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी के जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास के बारे में। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रिसोर्स और डेवलपमेंट किसी भी जगह के विकास के लिए, किसी भी जगह की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए। इसलिए उनका संरक्षण भी ज़रूरी है, उनका सही प्रकार से प्रबंधन भी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पर्यावरण में अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सजीव, निर्जीव और जैव और अजैव प्रकार के संसाधनों से घिरे हुए हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन। यानी कि संसाधन की यहाँ पे बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सके, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सके। और दूसरी बात, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि इतना महंगा भी ना हो कि हम उसको खरीद ना सकें। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन को आसान तो बना रही हो, लेकिन वो इतना कॉस्टली हो, इतना महंगी हो कि उसको आम आदमी अफोर्ड ना कर सके, तो उसे हम संसाधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और आखिरी और महत्वपूर्ण बिंदु, किसी संसाधन को संसाधित रूप में मान्यता देने के लिए क्या जरूरी है कि उसको सांस्कृतिक रूप से मान्यता दी गई हो, यानी कि सोसाइटी को एक बड़े स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसी चीज़ों को या ऐसी चीज़ों का समन्वय जिसमें पाया जाएगा उसे हम संसाधन कहेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण की प्रकृति, यानी कि उनका परिवर्तन कैसे होगा, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के आपसी तालमेल और क्रियात्मक संबंधों में छिपा हुआ है। मानव द्वारा प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक सामंजस्य बिठाते हैं, ताकि हमारे साथ हमारे मानवीय समाज का आर्थिक विकास तेज गति से होके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें तो पेट्रोलियम के निष्कर्षण के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी और विभिन्न प्रकार के अन्य संसाधनों की ज़रूरत होगी, ताकि उसको हम निष्कर्षण कर सकें और उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। क्या आपने भी अन्य लोगों की तरह नेचुरल रिसोर्सेज को एक गिफ्ट के तौर पे लिया है? तो यहाँ पर आप गलत हैं। संसाधन होते क्या हैं? मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव संसाधनों का हिस्सा कैसे है? जैसे एक व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, एक दूसरा व्यक्ति है जो साइंटिस्ट है। दोनों इंसान हैं, लेकिन दोनों की स्किल में, दोनों की परफॉर्मेंस में अंतर है, दोनों की दक्षता और एक्सपीरियंस में फ़र्क है। इसलिए मानव भी एक विभिन्न प्रकार का एक अलग रूप से संसाधन होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मैकेनिक है। तो जो अपने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं, जो बेहतर आउटपुट देते हैं, इसलिए उनको भी हम मानव संसाधन मानते हैं। आगे क्या हुआ? पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। मानव को संसाधन क्यों माना गया है? क्योंकि प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाने वाली वस्तुओं को संसाधनों का रूप देने के लिए दक्ष और कुशल पेशेवरों की ज़रूरत होती है। अब इन संसाधनों के वर्गीकरण की बात की गई है। संसाधन जो होते हैं और विभिन्न प्रकार के श्रेणियों में बांटे गए हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर इनको हम जैव और अजैव संसाधन मानते हैं। जैसे पेड़ पौधे जैव संसाधन हैं, वहीं पे पानी को अजैव संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, समाप्यता के आधार पर, यानी कि कौन सा संसाधन पहले समाप्त होगा और कौन सा संसाधन समाप्त होने में समय लगेगा।
नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। समाप्यता के आधार पर दो कैटेगरी बांटी गई, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य का मतलब ऐसे संसाधन जिनको हम फिर से रिन्यू कर सके, उनको नवीनीकरण किया जा सके। जैसे कि हम विंड मिल्स, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। अनवीकरणीय योग्य की अगर कैटेगरी की बात करें तो जैसे पेट्रोल डीजल है। अनवीकरणीय क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा से पेट्रोल डीजल बनने में हजारों हजार साल लगते हैं। तीसरी कैटेगरी है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को भी विभिन्न प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बांटे गए हैं। व्यक्तिगत संसाधन जैसे कि आपका खुद का निजी मकान, वो व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक का मतलब जैसे आप जो है कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, आप रोड का, पार्क का अपने मोहल्ले में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों की अगर हम बात करें तो ऐसे संसाधन जो राष्ट्रीय हित में उपयोगी हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनको राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। जैसे नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, तो ये सब राष्ट्रीय स्तर के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अगर बात करें तो समुद्र के अंदर का वह क्षेत्र जो किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमा में नहीं आता है, वो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मानते हैं, और वहाँ पे पाए जाने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में दर्ज किया गया है। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है संभावी, दूसरा है विकसित भंडार और तीसरा है संचित कोष। संभावी संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं कि जो अभी संसाधन के रूप में तो नहीं है, लेकिन उनको आने वाले समय में उपलब्ध टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको संसाधनों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विकसित भंडार का मतलब ऐसे संसाधन जो अभी प्रचलन में है, जिनको हमने विकसित कर रखा है और उसको हम अपने उपयोग में ले रहे हैं। तीसरा है संचित कोष, यानी कि संसाधन की वह श्रेणी जिसको हमने डेवलप कर रखा है, उसको यूज भी कर रहे हैं और उसको हमने अपने भविष्य के इस्तेमाल के लिए संरक्षित भी रखा है, तो उसे हम संचित कोष की श्रेणी में रखते हैं। संसाधनों को उनके वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। जैसे संसाधन प्राकृतिक और मानवीय रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। फिर से प्राकृतिक को नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन में बांटा गया है। फिर पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधन को सतत अथवा प्रवाह जैसे कि पवन और जल की श्रेणी में बांटा गया है और जैव की श्रेणी में बांटा गया है। जैव संसाधन की श्रेणी में प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि वन आते हैं और वन्य जीव आते हैं। फिर अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में पुनः चक्रीय संसाधन जैसे कि धातु वगैरह को फिर से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और दूसरा अचक्रीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अब हम मानवीय संसाधन की बात करते हैं। मानवीय संसाधन संरचना एवं संस्थाओं के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये तो रहे संसाधनों के वर्गीकरण। अब आगे हम बात करते हैं संसाधनों का विकास क्या है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके विभिन्न प्रकार के जो है नकारात्मक परिणाम भी उत्पन्न हुए। हमने यह गलती कर दी यहाँ पे कि संसाधन जो होते हैं गिफ्ट हैं। ये गिफ्ट नहीं है, ये हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर हैं, जिनको बचाए रखना, सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम हमें झेलना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों ने लालच व संसाधनों का ह्रास किया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आए, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तो संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधन विहीन, यानी कि अमीर और गरीब में बंट गया। तीसरी चीज, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से यानी कि अनियंत्रित उपयोग से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन का बढ़ना, की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत डिप्लीट होना, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण यानी कि सॉइल इरोजन वगैरह और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सब कुछ दुष्परिणाम हुए जो कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण उत्पन्न हुए थे। एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसको हम सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में
समझते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि वर्तमान में हम जो भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस स्तर से और इस हद तक दोहन करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके, उनके लिए संजोए रखा जा सके। इस क्रम में संसाधनों के संरक्षण के क्रम में रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी कि संसाधनों का बंटवारा जो है नियमित होना चाहिए, यानी कि संसाधनों की पहुंच सबके पास तक होनी चाहिए। यदि यह कुछ व्यक्तियों तथा देशों तक ही सीमित रह गया तो हमारी पृथ्वी का भविष्य इससे संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सतत अस्तित्व यानी कि सतत कोएग्जिस्टेंस जो होता है सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक भाग होता है। अब हम इन टॉपिक पे वापस आते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्या था और एजेंडा 21 क्या था, इन दोनों की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संपन्न हुआ था। अब था ये क्या? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी कि अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख जो थे ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में एकत्रित हुए। वहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि जो भी पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं और सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो है अंतर बढ़ता जा रहा है, इस समस्या का समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि उन्होंने एक पेपर साइन किया था। उसमें क्या था? रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई। यानी कि लोग वहाँ पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, जो भी उनके डेलीगेट्स वहाँ पे गए हुए थे, उन सब ने फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर अपनी सहमति दर्ज की। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 नाम को स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 नाम की एक चीज़ को स्वीकृत किया गया जिसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सकारात्मक परिणाम इंसानी समाज पर पड़ने वाले थे। एजेंडा 21 क्या था? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी कि वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है अचीव करना। यह एक कुछ टास्क को कंप्लीट करने की लिस्ट थी जिसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटा जाए। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे संसाधन नियोजन क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत जैसे देश की स्थिति क्या है कि भारत में वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है जो कि वैश्विक संसाधनों के बंटवारे के क्रम में बहुत ही अंतर पाया जाता है। यानी कि वैश्विक जनसंख्या जो है, पूरे वैश्विक जनसंख्या का जो अनुपात भारत में रहता है और भारत में जो उपलब्ध संसाधन हैं उसमें बहुत अंतर है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे कि उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु वहाँ पे बेसिक डेवलपमेंट की कमी पाई जाती है। राजस्थान में पवन और सौर चक्की
का पाया जाना। सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता हो जाता है। भारत में संसाधन नियोजन क्या है, यानी कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग क्या है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान होते हैं, यानी कि कई क्रम होते हैं। जैसे पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी एक तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरा काम क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करने की। दूसरा क्रम क्या होगा कि संसाधन से जुड़ी हुई विकास योजनाओं को लागू करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या स्किल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको तैयार करना। तीसरा काम, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारत में संसाधन नियोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए, यानी कि जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसी टाइम पे रिसोर्स प्लानिंग की बात कही गई। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर संसाधनों की कमी होते हुए भी वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है, आप जरा सोच करके हमें बताइए। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? अगर ऐसी परिस्थिति होने का कारण क्या है, ये भी आप चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। यानी कि उपनिवेश और उपनिवेश काल के पहले भी विभिन्न प्रकार के जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए थे उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण था कि भारत एक संसाधन संपन्न देश प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ की धन संपदा और वैभव हमेशा से विदेशियों को आकर्षित करती रही है, जिसके क्रम में अंग्रेजों से लेकर के हूण, कुषाण, मंगोल और विभिन्न प्रकार के तुर्क, अफगान आदि आक्रमणकारी भारत में आए और यहाँ पर उन्होंने हमले किए और कुछ ने यहाँ पर संसाधनों का दोहन किया, लूट कर वापस चले गए और कुछ यहाँ पर शासन करने लगे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत का कितना धन भारत से बाहर ब्रिटेन चला गया था? अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। यानी कि वहाँ पर संसाधनों का विकास तभी संभव है जब वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो और वहाँ के स्ट्रक्चरल चेंज किए जाएं। यानी कि वहाँ की जो संस्थाएँ हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनको नए रूप से फिर से विकसित किया जाए ताकि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरी कर सकें। अब आगे क्या है, उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कि संसाधन नियोजन क्या है और क्यों ज़रूरी है। अब अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का संरक्षण क्या है भैया, चलो हम उसकी बात कर लेते हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी संसाधन जो होते हैं किसी भी प्रकार का अगर विकास हो रहा है तो उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, परंतु संसाधनों का विवेक विहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बाबूजी, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर
इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर आपको संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। बापूजी ने क्या कहा? बापूजी ने कहा, बच्चा लोग, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का संतुलित और नियंत्रित उपयोग क्यों जरूरी है, ये गांधी जी ने हमें बताया है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। जैसे वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी कि उनका सीधा सा कहना था कि सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए संसाधन, वो जो है सब में बंटना चाहिए, सब पर उसका स्वामित्व होना चाहिए। ये बात गांधी जी ने कही थी। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी, सॉरी। इस पिक्चर में भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र जो हैं उनके बंटवारे की बात बताई गई है कि कितना परसेंट मैदानी क्षेत्र है, कितना परसेंट पर्वतीय क्षेत्र है और कितना परसेंट पठारी क्षेत्र है। आप इस चित्र को देखिए तो मैदानी क्षेत्र 43% है, पर्वतीय क्षेत्र 30% है और मोटा मोटा पठारी क्षेत्र 27% है। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की बात किसने करी थी? क्लब ऑफ रोम ने करी थी। कब करी थी? 1968 में। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अरे स्माइल नहीं भैया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की गई थी। 1987 में ब्रिडनलैंड आयोग द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की गई। इस रिपोर्ट में बाद में हमारा साझा भविष्य यानी कि हमारा कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो, ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था, जिसके बारे में चर्चा हमने ऊपर कर रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके विशेष बिंदु आपको याद होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये है भू संसाधन। अगला चर्चा का विषय है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? हम भूमि पर रहते हैं, भाई मैं तो भूमि पर ही रहता हूँ, आप चेक करो आप कहाँ रहते हो। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही तो रहते हैं भाई, जीने से लेकर के मरने तक का सारा काम पृथ्वी पे होता है ना। इसलिए भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपको नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं, जिसके बंटवारे का परसेंटेज का भी हमने ऊपर डिस्कशन किया था। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदानी है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के लिए 30% भाग पर विस्तृत हैं। वह कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत में दो तरह की नदियाँ जो है पाई जाती हैं। एक तो 12मासी होती हैं और दूसरी होती हैं जो कुछ मानसूनी होती हैं, है ना। तो 12मासी नदियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों से, हिमालय क्षेत्रों से निकलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जल स्रोत जो होता है कोई ना कोई ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर से हमेशा पानी निकलता रहता है, इसलिए नदियाँ हमेशा इनमें जल पाया जाता है, इसलिए इनको 12मासी कहते हैं या सदा नीरा भी कहा जाता है। इसके विपरीत अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियों की बात करें तो वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो बारिश पर आधारित होती हैं, यानी कि उनमें पानी जो होता है मानसून सीजन में भरा रहता है, बाकी या तो वो सूख जाती हैं या तो उनका जलस्तर बेहद कम हो जाता है। तो
पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं, यानी कि भारत का जो पूरा क्षेत्र है उसके 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। वह कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण यानी कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पर्वतों से याद आए कि आजकल भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहाड़ स्लिप करके नीचे आ जा रहे हैं और बादल फटने की घटनाएं आम बात हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया भूउपयोग महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहले तो वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि दूसरी कैटेगरी क्या है भू संसाधनों की। पहला तो वन हो गया, जंगल हो गए, दूसरी हो गई कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। और इसमें क्या क्या भूमि आती है? पहली बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, ऐसी भूमि जो बंजर घोषित हो गई है, यानी कि जो कृषि के लायक नहीं बची है। और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में जो भूमि इस्तेमाल हो गई वो भी इस कैटेगरी में आती है। तीसरी भूमि कौन सी है? परती भूमि। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि तीसरी कैटेगरी में आती है। इसमें क्या क्या क्षेत्र शामिल हैं? एक तो अस्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि। चरागाह क्या होता है कि गांव वगैरह में खुले स्थानों में जानवरों को है ना चराया जाता है, जो घास वगैरह को खा करके अपना पेट भरते हैं। दूसरा क्या है? विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि, यानी कि जहाँ पर पेड़ वगैरह लगाए गए हैं, गार्डनिंग की गई है और प्लांटेशन का काम होता है। अगला है इसमें कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। ऐसी भूमि जहाँ 5 वर्ष तक लगातार खेती ना की गई हो, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया हो, तो उसको कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में रखते हैं। इसमें चौथी कैटेगरी है परती भूमि। परती भूमि भी 2 प्रकार की है। पहली वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसको वर्तमान परती कहते हैं। और दूसरा वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती आती है, जिसमें 1 से 5 वर्ष से कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। पांचवा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र कहलाते हैं। एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम चार्ट दिख रहा है। इस पाई चार्ट में आपको सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 का एक डेटा दिया गया है और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2019 और 20 का एक डेटा दिया गया है। इसको 100% मान करके डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो वन, बंजर, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत, चरागाह के अंतर्गत, कृषि योग्य, परती, वर्तमान भूमि, शुद्ध निवल भूमि का टोटल भूमि में किसका कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका जो रिसोर्स है वो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। भारत में उपयोग का प्रारूप क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कुछ भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति यानी कि जमीन की बनावट कैसी है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, ढालनुमा क्षेत्र है, क्या है। दूसरा जलवायु यानी कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी, यानी कि दूसरा क्षेत्र क्या है? जलवायु। और तीसरा क्षेत्र क्या है? मृदा का प्रकार, यानी कि मृदा का प्रकार कैसा है, वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है। और अगला मानवीय कारक, जैसे कि मानवीय कारक कौन से हैं? जैसे जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा अगर है तो उस क्षेत्र में वहाँ की भूमि पर लोड बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो कृषि करने का तरीका होगा, वहाँ पे जो भूमि उपयोग की रीति होगी उसमें परिवर्तन दिखाई दिया होगा। आगे क्या है? प्रौद्योगिकी क्षमता, यानी कि एक क्षेत्र ऐसा है जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है और दूसरा एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाई है। तो उन दोनों क्षेत्रों में भी भूमि के उपयोग में परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे जिस क्षेत्र में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जुताई के लिए, तो कोई एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आज भी बैलों से खेत की जुताई की जा रही हो, एक दूसरा क्षेत्र उसी की तुलना में ऐसा है कि जहाँ पर जुताई के लिए आधुनिक
ट्रैक्टर और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वहाँ पे उनके काम करने के तरीके और भूपयोग के पैटर्न में परिवर्तन दिखाई देगा। अगली चीज़ है संस्कृति और परंपराएं, यानी कि किसी क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा कैसी है, ये भी भूपयोग को बढ़ावा देती है। जैसे उत्तर भारत में आनुवंशिक आधार पर, परंपरा के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे क्या होता है कि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जाती है और उसकी जोत का आकार छोटा होने से उसमें उपज कम और लागत बढ़ती जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी जो भूपयोग के प्रारूप को दर्शाती हैं। अब आगे क्या लिखा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ख़त्म हो गया मामला, 30 मिनट।